हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद नाम के 2 शख्स की जलाकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद पता चला कि सारे मारे गए दोनों शख्स राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। इस मामले में भरतपुर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अब तक इस मामले में 1 गिरफ्तारी हुई, बाकी आरोपी फरार है। इस मामले का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर भी फरार है। मोनू पहले भी कई मामलों में आरोपी रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी। स्क्रीन पर ये जो आदमी आपको दिख रहा है, हथियारों का जखीरा साथ में लेके बैठा हुआ है, अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर की तरह पेश कर रहा है, एक फिल्मी हीरो की तरह पेश कर रहा है। ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है, ये एक वांटेड अपराधी है। भिवानी केस में नासिर और जुनैद की हत्या का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर अब भी फरार है। आरोप है कि इन दोनों को राजस्थान से उठाया गया और खुद को गौरक्षक बताने वाले लोगों ने इन्हें इतना मारा कि अधमरे हो गए। उसके बाद नासिर और जुनैद के जो शव हैं वो पिछले हफ्ते हरियाणा के एक कार में, उन्हीं की गाड़ी में जले हुए हालत में मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इन्हें पहले हरियाणा के फिरोजपुर जिरका के एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, तब वहां पर वो जीवित थे, पूरी हालत में थे। लेकिन हालांकि उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई की गई थी कि हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसके बाद हरियाणा पुलिस, ऐसा आरोप है कि उन्होंने कहा कि इनको यहां से ले जाओ, राजस्थान ले जाओ, इनको राजस्थान में फेंक के आओ। इस तरीके का पुलिस का व्यवहार था हरियाणा की। अब हरियाणा पुलिस ने उन कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जिन्होंने पीड़ितों को वहां से जाने दिया, अपराधियों को वहां से जाने दिया। राजस्थान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी मोनू मानेसर जो है वो अभी भी फरार है। बजरंग दल का अपने आप को एक्टिविस्ट बताता है, इस तरीके के ट्विटर पर रोज पोस्ट डालता है। आखिरी पोस्ट इसने 2 दिन पहले डाला है। सोशल मीडिया पे यह आदमी एक्टिव है, लेकिन पुलिस को यह मिल नहीं रहा है। कौन है मोनू मानेसर? जरा थोड़ा सा आपको बताता हूं कि यह मोनू मानेसर नाम का शख्स है कौन। 28 साल का मोहित यादव, इसका जो असली नाम है वो है मोहित यादव। 28 साल का व्यक्ति है जो अपने आप को मोनू मानेसर के नाम से जाना जाता है। अब जो मोनू मानेसर है, 2016 में गौरक्षा दल के लिए नेटवर्क इसने बनाना शुरू किया। हरियाणा के कई इलाकों में गौरक्षा टीमें बनाई गई, कथित गौ तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले करना, ऐसा इन्होंने कहा कि हमारा काम है, हम सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बीते 20 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। 28 जनवरी को भिवाड़ी ताबड़ू रोड पर एक दुर्घटना, सेंट्रो कार और एक टेम्पो की टक्कर हो गई थी। सेंट्रो कार में सवार वारिस और उसके दोस्त घायल हुए। वारिस के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारिस के परिवार ने मोनू मानेसर पर हत्या का आरोप लगाया है। तो पहली बार नहीं है कि इस पर हत्या का आरोप लगाओ। नूंह पुलिस ने एक सीसीटीवी जारी करके बताया कि वारिस दुर्घटना में मारा गया था। 7 फरवरी को गुरुग्राम के पटौदी में फायरिंग में मोनू मानेसर का नाम सामने आया। एक समुदाय की एक लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के से शादी की। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। मोनू मानेसर ने वहां पर फायरिंग कर दी, ऐसा आरोप लगाया गया। लेकिन जिसको इस व्यक्ति ने नकार दिया है, सही बात है, ये थोड़ी कहेगा कि हाँ मैंने फायरिंग की थी। उसके बाद जुनैद और नासिर हत्याकांड में इसी व्यक्ति, मुख्य आरोपी जो है वो मोनू मानेसर है। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी यह आदमी बाहर है। आरोप यह भी लगते हैं कि हरियाणा में जो पुलिस है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती। मोनू मानेसर का एक वीडियो जरा दिखा देता हूं आपको जाने से पहले। किस तरीके का यह शख्स है यह आपको समझ में आएगा। एक गाड़ी में बैठा हुआ है जिसमें हथियार आपको डैशबोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, गाने चल रहे हैं और यह सब चीजें सोशल मीडिया में खुल्लम खुल्ला डाली जाती हैं। तब पुलिस नहीं पूछती कि इन हथियारों की जांच करी जाए, इनका लाइसेंस है या नहीं, और ये कैसे अपने साथियों के साथ इस तरीके के वीडियो बना लेता है बिना किसी दिक्कत के। जरा देखिए। दिल्ली के बेहद प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों से केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड का अधिकार खत्म कर दिया। वक्फ बोर्ड ने फैसले को गैर कानूनी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके जोरबाग में करबला की हजारों करोड़ रुपए कीमत की तकरीबन 10 एकड़ जमीन हो, जहां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की पत्नी कुदसिया बेगम का मकबरा है और ताजिए दफन होते हैं। कनॉट प्लेस के पास जनपद पर वेस्टर्न कोर्ट मस्जिद हो, वीवीआईपी इलाके में उद्योग भवन के पास इस गोल चक्कर पर बनी सुनहरी बाग मस्जिद हो, या तुर्कमान गेट पर रामलीला मैदान की ये मस्जिद हो। केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्राइम लोकेशन की जगहों पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की ऐसी 123 संपत्तियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड का अधिकार या दावा खत्म कर दिया है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को सूचित करके कहा है कि हाईकोर्ट के कहने पर इस मामले में बनाई गई केंद्र सरकार की 2 सदस्यीय समिति ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका 2 बार दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कोई पक्ष नहीं रखा। इसलिए वक्फ बोर्ड को 123 संपत्ति से जुड़े सभी मामलों से मुक्त किया जाता है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला लंबित था। केंद्र सरकार को ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। केंद्र के इस फैसले को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 2 मेंबर कमेटी को 12 अप्रैल 2022 को हमने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि भाई हम हाईकोर्ट आपका जो 2 मेंबर कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, लिहाजा आप कोई भी प्रोसीडिंग ना करो, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर हम हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में गया हुआ है तो उसके खिलाफ ये फैसला कैसे सुना सकते हैं। ये ज़बरदस्ती इन सारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, जो हम नहीं हटाने देंगे। आज हम हाईकोर्ट में गए हैं और वहाँ जाकर के जो इनका ये जो लेटर है, तो इस लेटर को हमने वहाँ चैलेंज किया है। भारत सरकार ने जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने बार बार दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ, उसने कोई ज्ञापन नहीं दिया, उसने अपने दावे भी नहीं रखे। दावों के समर्थन में प्रमाण की बात क्या है। लिहाजा कमेटी ने ये निर्णय दिया कि वक्फ बोर्ड का दावा साबित नहीं हो सका है। दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों की बात हो रही है, इनमें ज़्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान हैं। इन पर विवाद साल 1911 से ही चल रहा है, जब अंग्रेज भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आए थे। 70 और 80 के दशक में बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साल 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने का नोटिफिकेशन कर दिया था, लेकिन विवाद कोर्ट में चलता रहा, आज भी जारी है। इस मामले के समाधान के लिए पहले केंद्र सरकार ने 1 सदस्यीय कमेटी बनाई। केंद्र सरकार का कहना है कि उस समिति की रिपोर्ट पूरी नहीं थी, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में आई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसके खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया, लेकिन कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना मामला है, जो विवादों में पहले से ही है, एक बार फिर से विवादों में आ गया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस साल फरवरी महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह 17 साल बाद सबसे गर्म फरवरी है। यही नहीं, बीते 54 सालों में तीसरा ऐसा मौका है जब फरवरी का कोई दिन इतना गर्म रहा। फरवरी में ही रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी की वजह से आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अभी किसी तरह का कोई हीट वेव का खतरा नहीं है। फरवरी में ही धूप की तपिश ने लोगों को छांव ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। घूमने इंडिया गेट आए हैं, पर सहारा पेड़ की छांव का है। फरवरी महीने में ही कोई घूमते घूमते पंखा झाल रहा है, तो कोई गला तर करने में जुटा है। पर इन जनाब के पास छाता नहीं, तो सैर करते करते कपड़े से ही खुद को ढक लिया। जानकार कह रहे हैं कि अभी तो मौसम की मार शुरू हुई है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, जहां पे भी टेम्परेचर्स मिनिमम और मैक्सिमम सभी जगह ही अबव नॉर्मल चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये इवन 30, 32, इवन 33 तक टेम्परेचर्स रहने की उम्मीद है जी। ये मैं बात कर रहा हूँ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, यूपी की। और अगर आप राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, जहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, वहां से टेम्परेचर जो है आपका 33 से लेके 37 डिग्री या 38 डिग्री रहने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में ही नहीं, गर्मी का असर पहाड़ी इलाकों पर भी है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे इलाकों में तापमान में आज से थोड़ी गिरावट है, पर अब भी सामान्य से ज्यादा है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में तो आमतौर पर इस मौसम में रहने वाला तापमान से
7 से 8 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। उधर मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र और गुजरात में आजकल में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी, पर फिर से 2 डिग्री तक इजाफा होगा। लेकिन फिलहाल लू चलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। गर्मी ज्यादा हो रही है और मुझे लग रहा है कि इस बार जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी गर्मी, जो है जिस हिसाब से अभी तक चल रहा है, क्योंकि मौसम को परिवर्तन हो रही है। जी, गर्मी हो रही है और अभी हम इस समय इंडिया गेट में आए हैं, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि मौसम काफी ज्यादा मतलब प्रभावित कर रहा है। धूप भी काफी ज्यादा निकली हुई है। क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? छांव में बैठे हुए हैं यहाँ पे इंडिया गेट। धूप लग रहा था इसलिए छांव में बैठ गए हैं। थोड़ा ठंडी मौसम रहता था, अभी गर्मी हो रही है अभी, तो इसलिए छांव में बैठे हुए हैं। हाँ, इसीलिए छांव में बैठे हुए। तो तय हो चुका है कि अब मौसम बदलने वाला है, जिसकी दस्तक हो चुकी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर सख्ती बरतने की तैयारी है। नियम तोड़ने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, परिवहन विभाग ऐसा कह रहा है। बाइक पर यात्रियों को ढोना दंडनीय अपराध है। नियम तोड़ने पर पहली बार 5,000 का जुर्माना, दूसरी बार नियम तोड़ा तो 10,000 का जुर्माना, 1 साल की जेल। दूसरी बार नियम तोड़ा तो बाइक भी जब्त की जा सकती है। ओला, उबर, रैपिडो देते हैं बाइक टैक्सी की सेवा। भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन हुआ है आसान। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में लॉन्च हुए यूपीआई पे नाउ पेमेंट कनेक्टिविटी सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, या फिर कोई भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है तो उसके अभिभावक बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उसे पैसे भेज सकेंगे। आज भारत और सिंगापुर के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी से तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किया जा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ के बीच करार किया गया। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसीज का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। व्हाट्सएप अब फिर से कुछ नए फीचर्स लेकर आया है। आपको बताते हैं कौन से नए फीचर्स हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। व्हाट्सएप की ओर से iOS यूजर्स के लिए PIP यानी पिक्चर इन पिक्चर मोड जारी किया गया। इस फीचर के आने से अब आप वीडियो कॉल के दौरान दूसरी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक और कमाल का फीचर आया है। अब एक क्लिक में 30 के बजाय 100 फोटो और वीडियो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यह नया अपडेट एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी हुआ है। जल्द ही यह फीचर iOS यूजर्स को भी मिल सकता है।